नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को समृद्ध राज्य बनाने की कार्य योजना को लेकर अफसरों के साथ चर्चा की। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों के साथ 5 सालों का विजन साझा करते हुए सीएम ने प्रदेश को समृद्ध बनाने का लक्ष्य रखा। कहा, बिजली, पानी, सड़क और अधोसंरचना निर्माण जैसे बुनियादी क्षेत्रों का रोडमैप पहले ही तैयार है। कृषि में भी उत्पादन की चुनौती न के बराबर है। अब उत्पादन की गुणवत्ता, निर्यात और आय दोगुना करने पर ध्यान देना होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन को बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम माना है। शिक्षित युवाओं को रोजगार देने पर तेजी से काम करने की जरूरत बताई है। 15 अगस्त को सीएम जनता के सामने आगामी 5 सालों में समृद्ध मध्य प्रदेश को लेकर विजन पेश करेंगे। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत पार्टी के बड़े नेता कल मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि वो चुनाव आयोग से राजस्थान की तरह वोटर लिस्ट की कॉपी देने की मांग करेंगे। कमलनाथ ने रेप के मामलों में मध्य प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि मध्य प्रदेश में शेयर बाजार की तरह अपराध का ग्राफ चढ़ रहा है। कमलनाथ ने नगरीय निकाय उपचुनाव में मिली जीत पर बयान देते हुए कहा कि ये जीत जनता का सर्वे है और यही असली सर्वे है। एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाने के सरकार के फैसले पर कमलनाथ ने कहा कि सरकार पहले सत्र चलने नहीं देती, फिर विशेष सत्र बुलाती है। ये जनता का सर्वे है। बाकी जो सर्वे है, किस प्रकार के प्रायोजित सर्वे हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। हम शिकायत कर रहे हैं कि जो सूची दी है, हम चाहते हैं जिस प्रकार उन्होंने राजस्थान में सूची दी है उसी प्रकार की सूची हमें दें। जिस फॉर्मेट में दी है उस फॉर्मेट में हम कोई चेक नहीं कर पाते। SC/ST बिल के विरोध में दलित संगठनों का 9 अगस्त को बुलाया गया भारत बंद मध्य प्रदेश में अब स्थगित हो गया है। दलित वर्ग के नेताओं ने कहा है कि सरकार उनकी मांगें मान रही है, इसीलिए बंद को फिलहाल कैंसिल किया। ST/SC अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम बिल लोकसभा में पास हो गया है और जल्दी बिल राज्यसभा में भी पेश होगा। उम्मीद है कि वहां भी बिल पास हो जाएगा। दलित वर्ग के नेताओं का कहना है कि उनकी लड़ाई अब पूरी हो रही है। भारत सरकार ने हमारी मांग मान ली है। ऐसे में हम लोगों ने जो 9 अगस्त का जो बंद है और उसको एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव के नाते और दलित आदिवासी वंचित फोरम के चेयरमैन के नाते हमने वो बंद वापस ले लिया है। 9 अगस्त को होने वाले दलित संगठनों के आंदोलन को भले ही कई संगठनों ने वापस ले लिया हो, लेकिन भोपाल पुलिस अभी भी अलर्ट पर है। आंदोलन के चलते ग्वालियर जिले में 13 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि भिंड जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती हैं। ग्वालियर चंबल में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान उपद्रव के बाद दलित वर्ग के लोगों पर दर्ज केसों को वापस लेने की मांग के लिए आंदोलन की तैयारी है। प्रदेश में उन इलाकों में पुलिस पहले से सतर्क है जहां पिछली बार आंदोलन के चलते भारी हिंसा देखने को मिली थी। भिंड कलेक्टर ने 9 अगस्त को संभावित आंदोलन की चेतावनी को लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए पत्र लिखा है। आंदोलन को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य का कहना है कि इस बार आंदोलन का असर नहीं रहेगा। पिछली बार हिंसा फैलाने के पीछे राजनीतिक साजिश थी, इस बार साजिश कामयाब होने नहीं दी जाएगी। 2 अप्रैल में भी षड्यंत्र था और 9 तारीख में भी वोट का षड्यंत्र देख रही है कांग्रेस। पिछले 70 सालों में लोगों में झगड़ा करा के, हिंदू को मुसलमान से लड़ा के, दलित आदिवासियों को सामान्य से लड़ा के वोट प्राप्त करती आई है। मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है और कांग्रेस को चौथी बार भी सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नए संगठन जयस की सक्रियता से बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकारों की चिंताएं इन दिनों बढ़ गई हैं। जयस का प्रदेश की लगभग 47 सीटों पर प्रभाव माना जा रहा है। इन सीटों पर जयस का प्रभाव कम करने के लिए बीजेपी ने सीएम शिवराज को जिम्मेदारी दी है। 9 अगस्त के दिन शिवराज धार जिले में आदिवासियों की बड़ी सभा लेकर जयस की नब्ज टटोलेंगे। वहीं कांग्रेस जयस को अपने खेमे में शामिल करने की तैयारी में है। आदिवासी संगठन जयस की आदिवासी अधिकार यात्रा से बदल रहे सियासी समीकरणों से बीजेपी सरकार टेंशन में है। दरअसल मध्य प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इसलिए अहम मानी जाती हैं कि जो भी इनमें से ज्यादातर सीटें जीत ले, प्रदेश में उसकी ही सरकार बनती है।
यही वजह है कि अब आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा सरकार विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रही है। आदिवासियों से जुड़े उनके सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम भी इस मंच पर होंगे। लगभग 1:15 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। कार्यक्रम 12 बजे के लगभग प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र 47 आदिवासी सीटों में से बीजेपी के पास 32 सीटें हैं। इसीलिए बीजेपी को चिंता ज्यादा है। शिवराज सरकार विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी कल्याण दिवस के रूप में मना रही है। धार में सीएम शिवराज सभी 20 जिलों के आदिवासियों को संबोधित कर उनके लिए योजनाएं गिनाने वाले हैं। भाषण का प्रसारण सभी जिलों में लाइव दिखाया जाएगा। जबकि जयस ने बीजेपी और कांग्रेस के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। ऐसे में बीजेपी जहां जयस से बातचीत को लेकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, तो वहीं कांग्रेस भी उस पर डोरे डाल रही है। जो भी संगठन है, अगर वो सकारात्मक रूप से काम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी समुदाय में अलगाव की भावना पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है। सारा समाज एक साथ बढ़ेगा तो ज़्यादा देश के लिए अच्छा होगा। जयाश के मंसूबे क्या हैं ये अभी साफ नहीं हुआ है। अगर वो कोई सकारात्मक काम करना चाहते हैं तो हमें देखना बाकी है। आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए कांग्रेस ने सदैव काम किए हैं। कांग्रेस आदिवासी वर्ग की सदैव हितैषी रही है। आदिवासी वर्ग का साथ सदैव कांग्रेस को मिला है, इस चुनाव में भी मिलेगा। हम कोई चिंता पालने वाली बात नहीं। ये वर्ग कांग्रेस के साथ पहले भी था, आज भी और लगेगा, क्योंकि इस वर्ग के उत्थान को लेकर सबसे ज्यादा काम कांग्रेस ने करे। भाजपा के राज में सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं करी। दरअसल मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में आदिवासी युवाओं की ओर से बनाया गया संगठन जयस बीते कुछ सालों से आदिवासी इलाकों में सक्रिय है। इस संगठन ने छात्र संघ चुनाव में अपनी ताकत दिखाकर सभी को चौंका दिया था। अब ये संगठन विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। विदिशा में पिछले हफ्ते कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदसलूकी की जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बना गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के वरिष्ठ नेता PC शर्मा और साजिद अली को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। जांच कमेटी को बुधवार शाम तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। दरअसल दीपक बावरिया 2 दिन पहले विदिशा में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान ही किसी बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने खुलकर गाली गलौज की और फिर जूमा झटकी पर आमादा हो गए। विदिशा से पहले रीवा में भी कांग्रेस कार्यकर्ता बदसलूकी कर चुके हैं, लेकिन वहां दीपक बावरिया इसके शिकार हुए थे। पत्रकारों के पूछने पर बावरिया ने कह दिया था कि मध्य प्रदेश में सीएम पद के 2 ही चेहरे हैं, एक कमलनाथ, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इससे अजय सिंह के समर्थक गुस्से में आ गए। उन्होंने दीपक बावरिया के साथ धक्का मुक्की की। उज्जैन में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदेश में शराबबंदी की वकालत की। शराबबंदी को अपना निजी मत बताते हुए कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है उनकी समीक्षा कर फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए। हाल ही में आए नगरीय निकाय नतीजों पर राकेश सिंह ने कहा, ये नतीजे विधानसभा लोकसभा चुनाव की हार जीत का मापदंड तय नहीं कर सकते। आगामी चुनाव में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करते हुए सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस बीएसपी गठबंधन पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को बैसाखियों की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि कार्यकर्ताओं में काफी ऊर्जा है। पार्टी जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी। प्रदेश में चौथी बार भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। कि मध्य प्रदेश में चौथी बार भी भारी मतों के साथ में, भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच में उनका आशीर्वाद मांगने के लिए जा रही है और जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों को बुलाने की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बाल आयोग से शिकायत करते हुए ये कहा कि बीजेपी निजी फायदे के लिए बाल अधिकारों का हनन कर रही है, जो कि गलत है। इसके साथ ही स्कूली छात्रों को कार्यक्रम में लाने के निर्देश देने वाले जिला कलेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने की।
शोभा ओझा ने कहा कि भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूली छात्रों को यात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बीजेपी की मानसिकता पता चलती है। कांग्रेस की शिकायत पर बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार शिकायत की जांच होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में स्कूली छात्रों का इस्तेमाल गलत है। जन आशीर्वाद यात्रा में देखा कि जगह जगह, चाहे वो सागर जिले में हो, चाहे मैयर में हो, बच्चे पढ़ते पानी में भी, छोटे छोटे बच्चे 5-10 साल के बच्चे खड़े हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए घंटों। ये सीधे सीधे अमानवीय है। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कोई राजनीतिक हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वयं क्यों ना हो, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी हमें ज्ञापन दिया है, हम उस ज्ञापन को देख करके और सामान्यतः जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स हैं उनके अनुसार कभी बच्चों को किसी भी तरह के पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं ले जाया जाता है। मुझे नहीं मालूम जो कांग्रेस ने अपने ज्ञापन दिया है उसमें कितनी बातें किस तरह की हैं। हम इन पर संबंधित अधिकारियों से इंक्वायरी करा के जवाब लेंगे। धार जिले में 10 से ज्यादा लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है और प्रशासन को इस बारे में खबर भी नहीं। एक के बाद एक कैंसर से मौत से गांव में दहशत है और तमाम लोग इस दहशत के साए में जी रहे हैं। यह है धार जिले का छोटा सा गांव डेहरी, जिस पर इन दिनों कैंसर का साया मंडरा रहा है, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। ग्राम डेहरी और इसके आसपास के गांवों में तेजी से कैंसर ने पैर पसारे हैं और ये दिनों दिन फैलता ही जा रहा है। पिछले 1 साल में इस क्षेत्र में 10 से अधिक लोग कैंसर से मौत के मुंह में समा चुके हैं, जबकि कई लोग कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इलाज में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीण अपने परिजनों को बचा नहीं पाए। अब ये लोग काफी निराश हो चुके हैं और प्रशासन से कुछ मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और बहुत इलाज भी करा रहे, पर एक ऑपरेशन और है। कहाँ इलाज करवाया आपने? अहमदाबाद भी गई थी, पारोल भी गई थी और मुनि आश्रम भी गई थी, फिर बाद में इंदौर में। मेरी मिसेस को कैंसर थी सर, और डेयरी में कम से कम 35 से 40 लोगों को हो चुकी है और 9-10 अभी मर चुके हैं। ग्राम डेहरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से कैंसर फैलने के बावजूद भी जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों की मांग है कि इलाके में कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए शिविर लगाए जाएं और कैंसर पीड़ित मरीज की जांच हो। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले से अनभिज्ञ हैं। मामला मीडिया में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब क्षेत्र में शिविर लगाने और सर्वे करवाने की बात कह रहे हैं। का माहौल है, लोगों में डर है, कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाए। सर्वे करें और जिससे बचने के लिए क्या उपाय है उसके बारे में यहाँ की जनता को, आसपास की जनता को समझाए। 1 साल के अंदर डेहरी जैसे एक 6000 के पॉपुलेशन वाले गांव में 10 से 11 मौतें हो जाना और 16 लोगों का पीड़ित होना। यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर राजकुमारी देवड़ा और स्टाफ नर्स, इनकी एक टीम बना के वहाँ भेजा है और दिखवाते हैं वहाँ पे कौन कौन से केसेस हैं। जैसे ही सूचना मिलती है उनका इलाज संभवतः जो भी है वो किया जाएगा। कैंसर की बीमारी से 10 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला काफी गंभीर है। प्रशासन को उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच करवानी चाहिए, जिससे कि क्षेत्र में फैल रहे कैंसर की बीमारी का पता लगाया जा सके। अमित वर्मा, IBC 24, धार। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांग को लेकर 9 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की फिर बात सामने आई है। जूडा की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह प्रदेश के चिकित्सा जूनियर डॉक्टर्स में जितना स्टाइपेंड दिया जाए। जूडा का यह कहना है कि सरकार आयुष विभाग के लिए केवल घोषणाएं करके रह जाती है, जमीनी तौर पर कोई काम नहीं हो पाता। पिछले कितने सालों से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लोक सेवा आयोग के प्रस्तावित पद और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पद अब तक निकाले नहीं गए हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमारा जो स्टाइफंड है जो हमें मिलता है पीजी स्कॉलर्स को, वो बहुत ज्यादा कम है और इतना कम नहीं होना चाहिए। जूनियर डॉक्टर जो MBBS वाले हैं उनकी तुलना में हमारा सिर्फ 1/3 रह गया है और हमारा काम और जो अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है ना, वो सब एक समान व्यवस्था से चलती है, समान कार्य समान वेतन, और उसके अकॉर्डिंग ना हमारा 1/3 रह गया है। तो सब आक्रोश में है, सब लोग चाहते हैं कि हमारा स्टाइफंड बढ़े।
छतरपुर से अहम खबर है। मोबाइल चुराते रंगे हाथ एक युवक पकड़ा गया। आरोपी युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया है और सिविल लाइंस थाना इलाके की पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छतरपुर से मोबाइल चोरी करते एक युवक पकड़ा गया। उसकी जमकर पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले इसको कर दिया। आरोपी युवक की लोगों ने जमकर खबर ली है और फिर बाद में उसको पुलिस के हवाले किया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, युवक मोबाइल चोरी का इस पर आरोप था। पुलिस ने हिरासत में ले लिया, इससे पूछताछ की जा रही। भोपाल में एक मां को अपने बच्चे से अपनी प्रॉपर्टी और जेवर वापस पाने के लिए एसडीएम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने बेटों को नोटिस जारी करके एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा, जिसके बाद बेटों ने आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान मां को प्रॉपर्टी और सोने चांदी की चीजों को वापस देने पर सहमति जताई। दुख की बात यह कि बेटों ने सामान तो वापस कर दिया, लेकिन अपने साथ रखने पर राजी नहीं हुए। 66 साल की बुजुर्ग श्यामा देवांगन को उनके बेटों ने अपने साथ रखने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो एक होटल में रह रही थी। श्यामा के बेटों ने प्रॉपर्टी और उसके सोने के जेवर भी अपने पास रख लिए। श्यामा देवांगन के 3 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा दीपक देवांगन चार्टेड अकाउंटेंट है। दूसरा बेटा अरुण देवांगन भेल में डीजीएम के पद पर पदस्थ है और तीसरा बेटा प्रकाश बेंगलुरु में रहता है। तीनों बेटों ने हाई प्रोफाइल जॉब तो किया, लेकिन बुजुर्ग मां को अपने साथ रखने के लिए उनके घर में शायद जगह नहीं। अपने लड़कों से परेशान होकर श्यामा देवांगन को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाँ, समझौता हो गया। मुझे रखने के लिए तैयार है, मेरे को सामान देने के लिए तैयार है। आज उनके साथ में बच्चों के साथ में माताजी भी आई थी और उनके माताजी के और उनके जो परिवार के वरिष्ठ उनके दोस्त लोग थे, उनको भी वो भी आ गए थे। उनके सामने ही बच्चों को और माँ के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया है और बच्चे जो माँ का सामान लिए हुए थे और वो सब वापस करने पर सहमत हो गए हैं। मकान भी वापस करने पर सहमत हो गए हैं और एफडी ज्वेलरी जो माँ की थी वो वापस करवा रहे हैं। इंदौर में पार्षदों के एक दल ने डीआईजी से मिलकर 2 पुलिस आरक्षकों की शिकायत की। पार्षदों का आरोप है कि एक पार्षद के बेटे और उसके दोस्त को पुलिस आरक्षकों ने पीटा है। ऐसा बताया जा रहा है कि विजयनगर थाने में पदस्थ आरक्षक हरि सिंह और आशीष ड्यूटी पर थे, तभी विपिन चौहान तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते वहां से गुजरा। जब पुलिस जवानों ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस वालों से बदसलूकी शुरू कर दी। पुलिस जवान आरोपी विपिन चौहान को पकड़कर थाने ले आए। थोड़ी देर में पार्षद सरो चौहान को खबर मिल गई। पार्षद अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंची और विपिन को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगी। पार्षद ने पुलिस आरक्षकों को गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद आरक्षकों ने भी हमला बोल दिया। नाराज समर्थक डीआईजी के पास पहुंचे और शिकायत की। फिलहाल डीआईजी ने पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच के निर्देश दिए। जल्दी पुलिस अधीक्षक मामले की जांच करके डीआईजी को रिपोर्ट देंगे। वर्दी में थे, वर्दी उतार के और यूं घुमाई उनने, यूं घुमा के नहीं, मुझे कोई कारण आखिरी तक नहीं बताया। मैंने कहा आपको अधिकार है किसी के बच्चे को मारने का, चलो पकड़ लिया। आप मुझे फोन करके जब मेरा नाम ले रहा था आप मुझे बुलाते कि दीदी कारण मुझे बताना था आपको, कोई कारण उन्होंने नहीं बताया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं, फिर बाद में इतने छोड़ दिया। मैंने उनको बोला कि भाई ये कोई तरीका नहीं हुआ। अब किसी साहब ने बोला कार्रवाई करेंगे। इंदौर में दुष्कर्म का आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद पीड़िता को धमका रहा है। साथ ही पुलिस में उल्टा पीड़िता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसकी शिकायत करने पर पुलिस पीड़िता को ही परेशान करने लगी। इंदौर में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही युवती का रिश्ता बॉम्बे बाजार के कुख्यात परिवार के अली बेग के साथ तय हुआ था। अली ने इसका फायदा उठाया, युवती के साथ दुष्कर्म किया, मारपीट की। इसकी शिकायत पीड़िता ने जूना इंदौर पुलिस में की थी। पुलिस ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी चालान डायरी पेश करने से पहले उसे कोर्ट में जमानत दिलवा दी। अब कोर्ट से छूटने के बाद अली पीड़िता को धमका रहा है। इसकी शिकायत करने थाने पहुंची युवती को पुलिस ने परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस की अनदेखी की वजह से युवती ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों को की। अब युवती की शिकायत पर कार्रवाई के आदेश किए गए हैं।
बाद उसकी एफआईआर करवाई, वो अंदर चले गया। उस बीच में भी उसके पेरेंट्स आए दिन घर आ रहे थे, मेरे नाम में कहीं जाने के लायक थी कुछ भी नहीं, और वो पार्षद वगैरह तो उसकी धमकी देते हैं। और फिर उसके बाद बाहर आ गया 12 दिन बाद। 12 दिन आने के बाद भी उसके दूसरे दिन ही धमकी देने चालू, और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं आई इसी मकसद से हूँ यहाँ पे, लेकिन वो मैं कर ही नहीं पा रही। दूसरे लफड़े और बोलते हैं जाके आवेदन मेरे नाम का दे रहे कि मैंने झूठा आरोप करवाया। उसमें आवेदन पत्र में जिन जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया उन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। अगर किसी के द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है तो उसमें भी जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है। सतना की मैयर सब्जी मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रमेश प्रजापति नाम के युवक ने एक महिला पर तलवार से हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने महिला की हत्या करने के बाद खुद को भी बुरी तरह जख्मी कर लिया, जिसे मैयर सिविल अस्पताल भर्ती किया गया। महिला मैयर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक मंडी के पल्लेदरी का काम करने वाली रमेश प्रजापति से उसके प्रेम संबंध बताए गए, लेकिन कुछ दिन बाद महिला इस संबंध का विरोध करने लगी, जिसके चलते रमेश उसे लगातार परेशान कर रहा था। महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी दिन दहाड़े सब्जी मंडी पहुंचा, महिला को तलवार से काट दिया और उसमें उसकी मौत हो गई। इंदौर में एक घायल शख्स को इलाज के दौरान रातों रात एमवाय अस्पताल से गायब कर उसकी हत्या कर दी गई। परिजन उसकी तलाश करते रहे। 7 दिन बाद पुलिस ने परिजनों को उसके कपड़े देते हुए उसकी मौत होने और अंतिम संस्कार कर देने की बात बताई। न्याय की गुहार लगाते हुए परिजन आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। किशनगंज थाना क्षेत्र के हरसूरा के रहने वाले लालचंद पर उसके ही पड़ोस के खेत वाले बाबूलाल ने 10 जुलाई को अपने साथियों के साथ अटैक किया था। पानी को लेकर इस हमले में लालचंद के सिर पर 56 और पैर में 20 टांके आए थे। 24 जुलाई की रात जब परिजन सोए थे तब लालचंद संदिग्ध हालत में एमवाय अस्पताल से गायब हो गया। 2 अगस्त को पुलिस ने लालचंद के परिजनों से संपर्क किया और उन्हें कपड़े देते हुए उसकी मौत और उसके शव का अंतिम संस्कार कर देने की बात बताई। पुलिस की कहानी परिजनों के गले नहीं उतरी। आरोप है कि वे थाने गए तो वहां से भी उनको भगा दिया गया। अब इंसाफ की गुहार लगाते लालचंद के कातिलों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग लेकर लालचंद की पत्नी और बेटे आला अधिकारी के पास पहुंचे हैं। पानियों से झगड़ा हुआ सर। क्या पानियों से झगड़ा? बोले गेट खोल दो, इन्होंने गेट नहीं खोला कि गेट खोल दो, इन्होंने गेट नहीं खोला, इसी कारण मारी। तो 56 टाका सिर में आए, 12 टाका पेट में आए उनका टाका पक गए, वापस लाए उनको हम ने, जिसके बाद में 23 तारीख को रोज भी गायब हो गए। बापूलाल आके से उठा के ले गया। एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें वो मर्ग के संबंध में जो है जांच बोल रही है कि जो है कुछ उसके द्वारा जो है आवेदन में तथ्यों का उल्लेख किया गया है। उन सभी तथ्यों की जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के जो वरिष्ठतम जांच अधिकारी हैं एडिशनल एसपी को इसमें भेजा जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई करके उसको अवगत कराया जाए। राजधानी भोपाल की सड़कों की हालत भले खस्ता हाल हो, लेकिन इसकी साफ सफाई की व्यवस्था विदेश की तर्ज पर करने की प्लानिंग चल रही है। नगर निगम प्रस्ताव तैयार कर रहा है कि भोपाल की सड़कों की सफाई विदेश की तर्ज पर स्वीप मशीन से कराई जाए। इसके लिए निगम करोड़ों की स्वीप मशीन खरीदने जा रहा है। भोपाल नगर निगम ने यह दावा किया कि विदेश की तर्ज पर सफाई के साथ सड़कों को धोया जाएगा। फिलहाल मशीनें खरीदने के लिए टेंडर निकालने की तैयारी हो गई है, लेकिन शहर की आड़ी तिरछी और गड्ढे वाली सड़कों पर ये मशीन काम कैसे करेगी, फिलहाल इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। कांग्रेस का दावा है कि भोपाल की सड़कों पर विदेशी मशीन काम ही नहीं कर सकती। नगर निगम को मशीनें खरीदने के बजाय खस्ताहाल सड़कों की स्थिति सुधारनी चाहिए। शहर की जो मुख्य सभी मार्ग हैं वो अच्छे साफ रहें और उनकी निरंतर क्लीनिंग हो सके, इसके लिए हम लोगों ने मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के टेंडर्स स्मार्ट सिटी के माध्यम से फ्लोट किए हैं और हमारी ऐसी प्लानिंग है कि हमारी जो शहर की मुख्य सड़कें हैं विच आर समवेयर अबाउट 300 किलोमीटर्स प्लस, उन सभी को हम लोग मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के माध्यम से प्रतिदिन साफ करें और ये व्यवस्था शहर को दें कि जो सभी मुख्य मार्ग हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रतिदिन हो और उसमें किसी प्रकार की धूल मिट्टी वगैरह लोगों को देखने को ना मिले। धर्म का विषय नगर सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और नगर निगम भोपाल के लिए कि पहले तो नगर निगम भोपाल पहले व्यवस्थित सड़कें बनाए जिनमें गड्ढे ना हो। यहाँ भोपाल की सड़कें तो ऐसी जिनमें केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। वो मशीनें इन सड़कों पे चलने लायक नहीं है जिन मशीनों की बात की जा रही है। ग्वालियर में 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही पाइपलाइन पर नया विवाद खड़ा हो गया है। तिघरा डैम से मोती झील तक बनाई जा रही इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान निगम के ठेकेदारों ने जल संसाधन की कैनाल को डैमेज कर दिया, जिसे लेकर दोनों विभागों के बीच तनातनी हो गई। निगम ने
जलालपुर पर 280 करोड़ रुपए की लागत से 165 MLD के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का निर्माण प्रस्तावित किया। इस प्लांट में तिघरा से पानी लाने के लिए 20.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया, जिसका काम अमृत योजना के तहत किया जा रहा है। इसका ठेका झांसी की कंक्रीट उद्योग फर्म को दिया गया है। इसके ठेकेदार फर्म ने तिघरा के गेट के नज़दीक से नहर की खुदाई की और इसमें पाइप बिछाने शुरू कर दिए, लेकिन इस दौरान तिघरा की डाउनस्ट्रीम का बैंक डैमेज हो गया। ठेकेदार फर्म ने डाउनस्ट्रीम की प्राकृतिक किनारे को खोदा, पाइप बिछाकर उस पर मिट्टी डाली। जब जल संसाधन विभाग के अफसरों को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने ये काम रुकवाया और नगर निगम को पत्र लिखा। इससे भविष्य में सीपेज की समस्या पैदा हो जाएगी और पानी प्राकृतिक बहाव के बजाय इधर उधर जाएगा। ऐसे में पाइपलाइन को डैम से दूर खुदाई कर बिछाया जाएगा। वर्तमान में जो लाइन डाली जा रही है नहर के किनारे, वो उसकी टो वाल से काफ़ी दूर है और हम ये विशेष ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरह पाइपलाइन बिछाने में नहर को क्षति न हो। मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है, इसका ताज़ा उदाहरण बड़वानी जिले के बलवाड़ी में इस सत्र से शुरू महाविद्यालय में देखने को मिला, जहां इसी सत्र से महाविद्यालय तो शुरू कर दिया गया, लेकिन पढ़ाने के लिए एक भी प्रोफेसर की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई। पूरा महाविद्यालय एक प्रभारी प्राचार्य के भरोसे संचालित किया जा रहा है। अब तक यहां BA फर्स्ट ईयर में 37 छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कक्षाएं संचालित न होने से छात्रों को लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है। हालात इतने खराब हैं कि महाविद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर तक की व्यवस्था नहीं है।